हेलो बच्चों, आई एम विजेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग माय चैनल वी शिक्षा मेक्स योर स्टडी इजी। आज हम लाइव प्रोसेस के अंदर जो है एक प्रोसेस पढ़ने वाले हैं और दैट इज रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में हम देखेंगे कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, इसको पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हम जो पूरा मैकेनिज्म को समझेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर रेस्पिरेशन की बात की जाए तो जो आपका फूड होता है, क्या होता है बच्चों? फूड मतलब हम रॉ मटेरियल वाले फूड की बात नहीं कर रहे, हम डाइजेस्ट फूड की बात कर रहे हैं। जो आपके स्टमक के अंदर जो है आपका पूरा प्रोसेस होता है ना, आपको मालूम है कि कैसे जो वो फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है, ऑर्गेनिक जिसको आप कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये वो वाला फूड है। तो फूड और इसके साथ जब आपकी ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? देखिए, तो आपका CO2 प्लस H2O प्लस ATP, that is एनर्जी। तो ये आपका जब आपका फूड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ब्रेक डाउन होता है, तो आपकी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ATP फॉर्म के अंदर जो है प्रोड्यूस होती है। इसके साथ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी जो वाटर भी जो है प्रोडक्ट आपके बनते हैं। तो दैट इज द एक्चुअल में रेस्पिरेशन, हम इसको ही कहते हैं। ये आप क्या है? आपके रेस्पिरेशन है। तो जो अगर आप रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि इस प्रोसेस के अंदर जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, मतलब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, आपका जो फूड है सच एक जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, वो ब्रेक डाउन हो जाता है और क्या बनाता है? आपकी जो एनर्जी प्रोवाइड करता है ATP को बनाने के लिए। एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, और ये जो ATP होता है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है जो आपका सेल होता है उसके अंदर, और भी बहुत सारे जो है रिएक्शंस वगैरह होते हैं, उनके लिए जो ये ATP जो है आपकी एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो चलिए, आप देख रहे होंगे ना कि हर जगह ATP आ रहा है कि फूड जो ऑक्सीजन का रिएक्ट करके एनर्जी बना रहा है ATP, और ATP जो आगे आपको क्या कर रहा है सेल के अंदर दूसरे रिएक्शन करने के लिए जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए जरा हम इसके ATP के बारे में ही जानते हैं। देखिए, ATP की जो फुल फॉर्म होती है वो आपके देखो ATP, तो ATP स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो आप यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, ट्राइफॉस्फेट का मीनिंग है बच्चों 3 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल? मतलब 3। जो आपके फॉस्फेट है उसके ट्राइफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल। तो ATP की फुल फॉर्म होगी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक एनर्जी है और सेल के अंदर आपने देखा कि दूसरे की रिएक्शन करती है। अच्छा, जरा आप एक चीज और भी देखिए। देखिए, ATP है ना, तो आप ये देखिए ADP। अब ये ADP क्या है? तो जो आपकी ADP है वो है आपकी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का मतलब है 2 मॉलिक्यूल। देखिए, जब ATP है तो ट्राइफॉस्फेट, दैट इज द रीजन की ट्राइफॉस्फेट, और ADP आपकी डाइफॉस्फेट, जब आपके 2 मॉलिक्यूल हो गए। तो ADP जो है इसकी यूज्ड फॉर्म है। यूज्ड फॉर्म मतलब कि जब आपकी ATP जो एनर्जी की तरह यूज की जाती है तो ये ट्राइफॉस्फेट से क्या बन जाती है? वापस डाइफॉस्फेट बन जाती है। तो जब आपका सेल के अंदर रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में क्या होता है? जो आपकी ADP होती है इसके साथ जो आपकी फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जो है जुड़ के एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? जी, एनर्जी बनाते हैं। और ये एनर्जी जो आपकी स्टोर हो जाती है किस फॉर्म के अंदर? फॉस्फेट के साथ इसके जो आपका डाइफॉस्फेट है ना, आपका ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसके साथ जो एक फॉस्फेट जो आपका स्टोर हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में, और ये बना देते हैं आपकी ATP। और जब इसकी ज़रूरत होती है सेल के द्वारा तब इसको जो है यूटिलाइज कर लिया जाता है, इसको जो है यूज कर लिया जाता है।
तो आपकी जो इस तरह से एटीपी जो आपकी बनती है। और एटीपी जो है क्या है, एक फ्यूल की तरह हमारी बॉडी के अंदर जो है काम करता है। अब ये क्या क्या काम करता है, किस किस के काम आएगा, देखो फ्यूल एनर्जी प्रोवाइड करता है ना, तो ये भी एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होती है वो एटीपी फॉर्म में होती है। अब ये एटीपी जो फ्यूल है हमारी बॉडी सारी एक्टिविटी के लिए, देखो हमें चाहे आपको कंट्रक्शन ऑफ मसल्स करना मतलब मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट अगर आपको करनी है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, आपका एटीपी करता है। प्रोटीन की सिंथेसाइज, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा प्रोटीन बनता है, उसके लिए भी अगेन एनर्जी चाहिए, वो भी किस फॉर्म में, मतलब एटीपी जो आपका फ्यूल की तरह कर रहा है। दूसरा कंडक्शन ऑफ द नर्वस इंपल्सिस, आपको कोई टच करता है आपको पता चलता है, कैसे पता चलता है, वो एनर्जी जो आपका नर्व इंपल्सिस है उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए, वो भी कहाँ से आती है, वो भी आपकी एटीपी से आती है। और बहुत सारी हमारी बॉडी के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिनके लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी आपकी कौन सी होती है, कौन सी फॉर्म में होती है बच्चों, एटीपी। तो जो आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ये जो आपकी एनर्जी को प्रोवाइड करता है, और ये कैसे बनता है उस प्रोसेस को हम जो है रेस्पिरेशन कहते हैं। तो हम जो आप रेस्पिरेशन के बारे में अभी और भी आगे पढ़ेंगे, तो चलिए जरा आप रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा जानते हैं कि पूरा प्रोसेस देखो। जो आपका ये प्रोसेस है ना रेस्पिरेशन, इसको हम जो है मेनली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स के अंदर। एक आपका एक्सटर्नल प्रोसेस मतलब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, या आप एक्सटर्नल प्रोसेस कह लीजिए इसको, एक्सटर्नल प्रोसेस। और दूसरा आप बदलोगे इसको इंटरनल प्रोसेस, या आप रेस्पिरेशन भी कह दो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आपका जो रेस्पिरेशन है वो 2 तरह से होगा। एक आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसको हम जो आपका एक्सटर्नल आएगा, इसके अंदर क्या आएगा आपका ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, क्या आएगा इसके अंदर जो है ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है। क्या होता है इसके अंदर, फूड का ब्रेक डाउन होता है। और जो आपका इंटरनल में जो आएगा आपका, इंटरनल में तो आपका ब्रीथिंग आएगा। क्या आएगा बच्चों, ब्रीथिंग। जो आपका एक्सटर्नल प्रोसेस होता है वो तो ब्रीथिंग करता है, और जो आपका इंटरनल प्रोसेस होता है ब्रेक डाउन तो इसके अंदर आएगा। फूड का जो ब्रेकडाउन जो आपने अभी थोड़ा सा समझा, अभी इसके बारे में हम और डिटेल से जानेंगे। तो आपके जो रेस्पिरेशन के जो है 2 प्रोसेस के अंदर डिवाइड किया गया। एक आपको एक्सटर्नल प्रोसेस कह लीजिए आप, एक आप जो है इंटरनल प्रोसेस कह लीजिए, इंटरनल रेस्पिरेशन प्रोसेस कह लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम जो है इंटरनल प्रोसेस के बारे में जानते हैं। मैं जरा इसको इरेज कर लूँ, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए भी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, और अब हम जो है सबसे पहले जानेंगे जो आपका दूसरे वाला प्रोसेस था। कौन सा था, इंटरनल प्रोसेस। देखो जो आपका इंटरनल प्रोसेस होता है ये भी आगे फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं हम इसको। तो इसमें जो आपके 2 पार्ट्स होंगे, फर्स्ट पार्ट एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरा आपका होगा एनएरोबिक, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए दोनों जो प्रोसेस आपके ये इंटरनल मतलब कि बॉडी के अंदर तो आपके है ये रेस्पिरेशन, मतलब इनका काम क्या है आपको पता ना कि इंटरनल प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ब्रेकडाउन। किसका ब्रेकडाउन होता है, फूड का ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन, ठीक है, ब्रेकडाउन। तो ये ब्रेकडाउन जो आपका 2 तरह से होता है, या एक को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरे को बोलते हैं हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए अगर ये फूड का ब्रेकडाउन आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है, तो आपका प्रोसेस कौन सा होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता है तो फिर ये बन जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आइए अब हम इसको जरा
आगे और डिटेल में देखते हैं। चाहे देखो कोई सा भी प्रोसेस हो, चाहे आपका एरोबिक रेस्पिरेशन हो, चाहे आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, सबसे पहले फूड ब्रेक डाउन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। देखो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा आपका, जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो आपका फूड होगा बच्चों, वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में। और इसके अंदर जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6 कार्बन मॉलिक्यूल। जो आपका एक ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, इसके अंदर आपके 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और ये ब्रेक डाउन हो जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं पाइरूवेट। पाइरूवेट। और ये कितना बन जाएगा बच्चों? ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर जो ब्रेक डाउन हो जाता है और एनर्जी तो आपकी निकलेगी। जब आपका केमिकल प्रोसेस होगा तो एनर्जी तो आपको होनी है। तो ये ग्लूकोज जो है आपका, और ये प्रोसेस कहाँ होता है बच्चों? ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। कहाँ होता है? इन साइटोप्लाज्म। ये ध्यान रखना, साइटोप्लाज्म। तो ये वाला प्रोसेस जो आपका जो ग्लूकोज का होता है, जो आपका कंपाउंड होता है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो सिंपल फॉर्म ग्लूकोज हो गया, ये पहले साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑक्सीजन की हेल्प से जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल टूट के क्या हो जाते हैं आपके 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी निकलती है पाइरूवेट की। अब यहाँ पे चाहे आपका ये वाला प्रोसेस हो, चाहे आपका ये वाला प्रोसेस हो, सबसे पहले आपका साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ग्लूकोज आपका पाइरूवेट के अंदर टूट जाता है। अब जब ये पाइरूवेट आपका ऑक्सीजन की हेल्प से टूटता है तो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, और जब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटेगा तो उसको हम जो है एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। चलो सबसे पहले हम जो है एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। तो जो आपका ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूवेट होता है वो क्या होता है? यूजिंग ऑक्सीजन इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और वो क्या बना देगा? 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है ये ऑक्सीजन के साथ, और जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे, देखिए आपका जो ये वाला प्रोडक्ट है तो जो आपका प्रोडक्ट है 3 प्रोसेस में होने वाला है। तो इसको हम जरा डिवाइड कर लेते हैं 3 के अंदर। देखिए एक ये होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, और ये वाला जब आपका ये टूटेगा तो आपका बच्चों क्या बनेगा? आपका बनेगा CO2, जो आपको याद होगा सबसे पहले हमने लिखा था CO2, और वाटर बनेगा H2O, और आपका एनर्जी बनेगी ATP। लिख लेता हूँ सीधा ही, आपको पता तो चल गया ATP के बारे में, वेल फैमिलियर हो गया, एनर्जी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि ATP मतलब एनर्जी। तो जब आपका पाइरूवेट जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करके टूटेगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेंगे आपका CO2 बनेगा, H2O बनेगा और ATP बनेगा, और ये सब कहाँ होगा? इन माइटोकॉन्ड्रिया। याद आया कुछ? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बच्चों? आपको मालूम है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट इज द पावर हाउस। इसको हम पावर हाउस बोलते हैं ना, सेल का पावर हाउस। तो जब आपका ये जो रेस्पिरेशन है, आपका जो पाइरूवेट है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट करके टूटता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर टूटता है, तो एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी जो है काफ़ी मात्रा में रिलीज होती है। अब अगर आप बात करें, देखिए अब यहाँ पे तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटा। अब दूसरा जो रिएक्शन इसका होगा, देखिए ये आपका पहला था जो आपका किस में टूटा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो अगर ये मसल्स के, जब ये मसल्स के अंदर टूटता है, मसल्स, जब ये मसल सेल के अंदर टूटेगा तो मसल सेल के अंदर वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कैसी होगी? लेस ऑक्सीजन होगी। कैसी ऑक्सीजन होगी? लेस O2। तो जब ये लेस O2 में टूटता है तब बच्चों आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। और आपका जो दूसरा प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड, और आपका बनेगा एनर्जी ATP। लेकिन यहां पर जो एनर्जी होगी, क्योंकि यहां पे लेस ऑक्सीजन है, इसका मतलब जो पाइरूवेट का ब्रेकडाउन है वो लेस ऑक्सीजन में हुआ, तो जितनी एनर्जी यहां पर हो रही है उतनी एनर्जी यहां पर नहीं होती है। ये दोनों के दोनों जो प्रोसेस आपके ये एरोबिक
रेस्पिरेशन के अंदर आते हैं। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है लेकिन कैसी है, लेस। तो जब लेस ऑक्सीजन में टूटता है तब आपका लैक्टिक एसिड और एटीपी बनता है। देखो यहाँ पर भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल होंगे, इन दोनों प्रोसेस के अंदर आपके जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही होंगे, 3 कार्बन मॉलिक्यूल दोनों में ही। यहाँ पर भी 3 कार्बन है और यहाँ पर भी आपके 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ही जो है ये ब्रेक डाउन होता है। तो ये आपके जो थे बच्चों, ये आपका था एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो है आपका जो पाइरूवेट है वो आपने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और मसल सेल के अंदर जो है जब ब्रेक डाउन होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन के इसमें टूटता है तो आपका जो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। और जब ये आपका मसल्स के अंदर होता है क्योंकि वहाँ पर लेस ऑक्सीजन होती है तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड और एटीपी, वहाँ पर भी एनर्जी आती है लेकिन वो कम एनर्जी होती है। अब बात करते हैं हम दूसरा प्रोसेस जिसको हम कहेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है आपको मैंने बताया, दोनों प्रोसेस के अंदर ब्रेकडाउन तो पाइरूवेट ही होगा, लेकिन जो आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन है तो ये आपका जो है जब आपका ये टूटता है तो जो आपके प्रोडक्ट बनते हैं अब विदाउट ऑक्सीजन, अब यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। तो जब ये आपका पाइरूवेट ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूटता है तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा दैट इज एथेनॉल प्लस CO2 और प्लस एनर्जी ATP। तो यहां पर भी आपका जो प्रोडक्ट बने, यहां पर आपका एथेनॉल प्रोडक्ट बनेगा जो कि एक अल्कोहल है, कार्बन डाइऑक्साइड और ATP मतलब कि एनर्जी। अब ये जो आपका प्रोसेस हो रहा है ये ईस्ट के अंदर होता है बच्चों, कहां पर होता है, इन ईस्ट, ये ईस्ट के अंदर होता है जब फर्मेंटेशन होती है। तो जो एथेनॉल है वो एक अल्कोहल है और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी पाइरूवेट टूट रहा है लेकिन यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल होंगे। यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2 कार्बन मॉलिक्यूल, 2 कार्बन मॉलिक्यूल। आपने देखा था ना जब ये आपका जो एरोबिक था तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हुआ था, यहाँ पर जो है 2 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर जो ये ब्रेक डाउन होगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मतलब ATP। यहाँ पर भी एनर्जी कैसी बनेगी बच्चों, लेस एनर्जी जो है बनेगी। आप यहाँ से आप देख लीजिए कि जब ये ऑक्सीजन के इसमें टूटता है तो जो आपकी एनर्जी होती है वो आपकी कितनी ATP होगी, वो 38 ATP होगी। और यहाँ पर ये सिर्फ लैक्टिक एसिड में टूटता है तो 2 ATP जो है आपकी बनती है और यहाँ पर भी 2 ATP जो है आपकी एनर्जी बनती है। तो आप देखिए कि ऑक्सीजन की हेल्प से जब टूटता है तो कितनी एनर्जी आपकी बनती है। तो बच्चों ये आपका इंटरनल प्रोसेस था जिसको आपने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की हेल्प से और विदाउट, लेस ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है आपका ये ऑक्सीजन की हेल्प से टूटा, मसल सेल के अंदर भी ऑक्सीजन से टूटा लेकिन लेस, और ईस्ट के अंदर जो है एब्सेंस में, वहाँ पर ऑक्सीजन थी ही नहीं। तो आपके जो ये 2 प्रोसेस थे। अब हम पढ़ेंगे, इसको इरेज कर दें, आपको समझ में आ गया तो इसको इरेज कर देते हैं। अब जो आपका बच्चों अगला जो रेस्पिरेशन है दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो जो आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है इसमें जो कुछ एक आपके पार्ट होते हैं, देखिए इसको हम किस में लेते हैं बच्चों, ब्रीथिंग तो सभी समझते हैं ना, इनहेल और एक्सहेल। तो हम जो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और जो आपके CO2 उसको रिलीज कर देते हैं। तो इसके कुछ एक पार्ट होते हैं जिसमें कि आपका जब आप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर इनहेल करते हो या फिर एक्सहेल करते हो तो कुछ एक आपके बॉडी पार्ट जो काम करते हैं, जिसमें कि आपका एक आ गया आपका नॉस्ट्रिल और नॉस्ट्रिल के बाद आपका दूसरा आपका आ गया
थ्रोट, और थ्रोट के बाद जो आपके आ गया लंग्स, लंग्स के बाद आपका आ जाएगा डायफ्राम। तो डायफ्राम आपका ये आपके कुछ एक पार्ट है जो कि आपके एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग में जो है हेल्पफुल रहते हैं। सबसे पहले एयर हम या तो माउथ से या फिर नोस्ट्रिल से आपके अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। तो नोस्ट्रिल के अंदर जो क्या होता है, आपके जो फाइन हेयर होते हैं, आपके एयर होते हैं, वो एयर को क्या कर देते हैं, वो एयर को जो है फिल्टर कर लेते हैं। नोस्ट्रिल के अंदर आपकी एयर जो है फिल्टर होगी। और थ्रोट, जो आपका थ्रोट होता है वहाँ पर जो है आपका जो ट्रैकिया है उसके चारों तरफ जो है क्या होती है, कार्टिलेज रिंग्स लगे होते हैं ताकि वो जो आपका कोलैप्स ना हो जाए, ट्रैकिया आपका कोलैप्स ना हो जाए। तो यहाँ पर क्या लगा होता, कार्टिलेज, आपके जो कार्टिलेज रिंग्स लगे होते हैं बच्चों, कार्टिलेज रिंग्स, जिससे कि वो कोलैप्स नहीं हो जाता है। और जो आपका लंग्स होता है, तो आपका ट्रेकिया जो है लंग्स में आके 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। और जो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकॉल, ब्रोंकाई, उनको हम जब ब्रोंकाई बोलते हैं। और ब्रोंकाई आगे फर्दर और डिवाइड हो जाती है, बहुत सारे पार्ट्स के अंदर जो है डिवाइड। देखिए ना आप, ये आपका आया ट्रैकिया और ये आगे लंग्स के अंदर जो डिवाइड हो गया दैट इज ब्रोंकाई। और जो आगे जो और ज़्यादा डिवाइड हो रहा है दैट इज ब्रोंकोल्स, ब्रोंकोल्स। ठीक है बच्चों। और डायफ्राम भी आपका जो है इनहेल और एक्सहेल में आपकी हेल्प करता है। तो देखिए ये जो आगे आपने देखा ना कि ट्रैक आपका जो लंग्स के अंदर जो आपका ट्रैकिया 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। ब्रोंकाई में जो आपके 2 पार्ट्स, एक लेफ्ट और एक राइट में। और आपका जो ब्रोंकोल्स है आगे जाके फर्दर डिवाइड हो गया, दैट इज ब्रोंकोल। और जो ब्रोंकोल्स होते हैं बच्चों, ये इसका जो एंड पार्ट है वहाँ पर जो है आपका क्या होता है, वहाँ पर आपका जो है एल्विलॉय होता है। एल्विलॉय बैलून लाइक एक स्ट्रक्चर है एल्विलॉय। और यहाँ पर जो है आपकी जो एयर होती है, जब एयर ब्रोंकॉल से होते हुए ब्रोंकोल्स के थ्रू यहाँ तक पहुँचती है, तो ये जो है आपके जब फूल जाता है, मतलब यहाँ पर जो है एक्सपेंड हो जाता है एयर, जो यहाँ पर जब पहुँचती है एल्विलॉय जो होती है। और इस एल्विलॉय के आसपास जो है इसका जो एल्विलॉय आपको स्ट्रक्चर देखो, ये जो आपका स्ट्रक्चर आप देख रहे हो कि एल्विलॉय के पास बहुत सारी क्या है, ब्लड वेसल्स है। तो ये जो ब्लड वेसल्स होती है, अब यहाँ से एयर जो है इन ब्लड वेसल्स के अंदर जाती है और पूरे सेल तक जो है पहुंच जाती है। यहाँ पर जो डिफ्यूजन होता है और पूरे सेल तक जो है पहुंचता है। तो कैसे होता है कि व्हेन वी ब्रीथ, जब हम ब्रीथ करते हैं तो एयर जो है हमारे थ्रोट से होते हुए ब्रोंकाई तक जाएगी और ब्रोंकाई से फिर आगे ब्रोंकॉल और ब्रोंकॉल से कहाँ एल्विलॉय, जहाँ एल्विलॉय आपका एल्विलॉय सेक है, इसे यहाँ तक पहुँच जाएगी। अब यहाँ पर जो है आप देख रहे हो ना कि एल्विलॉय के चारों तरफ क्या है, ब्लड वेसल्स है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स है। जो यहाँ पर जो है जो आपका गैसेस का एक्सचेंजेज होता है, कौन सी गैसेस का, O2 और CO2, मतलब कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप बताइए जरा, ऑक्सीजन कहाँ पर है और CO2 कहाँ पर है? तो आप देखोगे जो ऑक्सीजन है वो तो आपकी एल्विलॉय के अंदर है। कहाँ पर है ऑक्सीजन, कहाँ पर है, एल्विलॉय के अंदर है, एल्विलॉय के अंदर है। और जो आपकी CO2 वो कहाँ पर है, वो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर है। तो जब बच्चों डिफ्यूजन होगा, तो ये जो डिफ्यूजन यहाँ पर होगा ये कैसे होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब जो चीज़ जहाँ पर ज़्यादा है उसका प्रेशर ज़्यादा, तो बाहर जैसे डिफ्यूजन होगा वो बाहर आ जाएगी, वो हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन तरफ जाएगी। तो आपका जो ऑक्सीजन आपकी एल्विलॉय, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन आपकी ब्लड के अंदर आएगी और CO2 आपकी एल्विलॉय के अंदर जो है रिलीज हो जाएगी। जब आपका डिफ्यूजन होगा तो आप पहले CO2 की बात कर लेते हैं। देखिए जो आपकी एल्विलॉय के बाद जो ब्लड वेसल्स है, तो CO2 क्या होती है बच्चों, CO2 जो है वो डिजॉल्व कर जाती है ब्लड के अंदर रेदर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन की बजाय जो CO2 ब्लड के अंदर जो है डिजॉल्व करती है। तो इसलिए जो है जब सेल से जो आपकी जो आपका सेल्स के पास जो ब्लड आ रहा था, तो CO2 जो है उसके अंदर डिजॉल्व होकर आपकी यहाँ तक पहुँच गई और यहाँ से जो है एल्विलॉय के अंदर रिलीज होगी जब डिफ्यूजन हुआ, और आपकी ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर आ गई। लेकिन ऑक्सीजन जो ब्लड के अंदर डिजॉल्व नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पर जो एक स्पेशल पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी
पिगमेंट। तो ये आपका जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है दैट इज हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन जो है क्या करता है, ये रेड पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू जो है पूरे सेल तक लेके जाता है, पूरी बॉडी के अंदर जहां जहां भी सेल है वहां तक इसको पहुंचा देता है। तो ये रेड होता है, इसीलिए बच्चों ब्लड का रेड कलर जो कैसा होता है वो रेड होता है। और हीमोग्लोबिन क्यों हुआ? हीमोग्लोबिन की क्या जरूरत पड़ी? उसे हमें ऑक्सीजन को ले जाने के लिए जो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से जब हम साइंस के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट की अगर बात की जाए, किसी का हमें रीजन पता हो ना कि क्यों है, क्या है, कैसे, तो फिर वो हमारे माइंड के अंदर सेट हो जाता है। तो जब भी आप स्टडी करें तो इस तरह से करें कि एक का रिलेशन दूसरे के साथ बने। लाइक कि ब्लड का कलर रेड क्यों है? क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन है। आप क्योंकि हीमोग्लोबिन रेड कलर का है, दैट इज द रीजन कि ब्लड आपका रेड है। और हीमोग्लोबिन की जरूरत क्यों पड़ी? ऑक्सीजन को ले जाने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करता नहीं पूरे बॉडी के अंदर। तो आप जो है, तो ये आपका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम था जिसके अंदर आपने दोनों देखे, एक्सटर्नल भी और आपका जो है इंटरनल भी। पहले एक्सटर्नल होगा क्योंकि प्रोसेस तो यहीं से शुरू होगा ना कि एक्सटर्नल हम ब्रीथ करेंगे, आपकी एयर अंदर जाएगी, ब्रोंकोल तक जाएगी, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई तक, फिर एल्वेओलाई तक आएगी। एल्वेओलाई के पास क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन से ऑक्सीजन आपकी हर सेल तक पहुंच गई। अब आपकी जैसे हर सेल तक जो आपकी ऑक्सीजन है पहुंच गई, तो वहाँ पर क्या होगा? फिर आपका इंटरनल प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। दोनों तरह की होगा, एरोबिक और एनारोबिक रिएक्शंस होंगे। और वहाँ पर क्या होगा? फूड आपका ब्रेक डाउन होगा और आपकी जो है एनर्जी मिलेगी एटीपी, और सेल को जो है डिफरेंट फंक्शन करने होते हैं, उसके लिए जो है आपकी इसकी जो है एनर्जी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों ये पूरा आपका रेस्पिरेशन का जो है प्रोसेस चलता है। चलो, अब ये तो थी आपके जो आपके टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म थे। अब बच्चों अगर हम बात करें एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? तो आपको पता है ना, जो आपके वाटर के अंदर रहते हैं उनको हम बोलते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे होते हैं, आप सिर्फ लाइक फिश से आपको सब ध्यान में आ जाएगा। जैसे कि आपकी फिश होती है तो एक्वाटिक, अब ये कहाँ पर है? ये वाटर के अंदर है। तो ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर, उनके अंदर भी ये प्रोसेस चलता है, वहाँ पर भी गैसेस का एक्सचेंज होगा, उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? वो ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो इसका यूटिलाइज करते हैं। अब बच्चों क्योंकि ऑक्सीजन का वॉल्यूम जो है टेरेस्ट्रियल पे ज़्यादा होता है और जो आपका वाटर है उसके अंदर थोड़ा कम होता है, तो दैट इज़ द रीजन जो आपके एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनकी ब्रीथिंग रेट जो है मच फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। फास्टर क्यों? क्योंकि जब फास्ट होगी तभी तो ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी ना। तो जो फिश है, अब वो कैसे ब्रीथिंग करती है? फिश क्या करती है कि वाटर को जो अपने माउथ से लेगी और उसको पुश कर देगी अपने गिल्स के अंदर, और गिल्स के अंदर से जो है ऑक्सीजन पूरी बॉडी के अंदर जो है पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से जो है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो है आपकी डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो है यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, अब जरा प्लांट की बात करें कि प्लांट के अंदर क्या होता है। प्लांट के अंदर आपने देखा था ना फोटोसिंथेसिस, प्लांट के अंदर देखा था ना फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट के अंदर भी जो है क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। लेकिन गैसेस का एक्सचेंज प्लांट के अंदर जो है ह्यूमन की तरह जो है वहाँ पर ऐसा नहीं था कि ऑक्सीजन और CO2 का होता, ऑक्सीजन और CO2 का ही, लेकिन वो डिपेंड करता है जो डिफ्यूजन होगा किस तरफ होगा, क्योंकि उसमें जो है डिफ्यूजन की जो आपका प्लांट होगा उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा या फिर उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर जो है डिपेंड करेगा। चलो आप समझते हैं, आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, आपको मैं बताता हूँ। देखिए, हमें पता है कि प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो क्या रात को भी फोटोसिंथेसिस होता है? बताइए, क्या रात को फोटोसिंथेसिस होता है? नहीं होता है। आपको पता है कि रात को जो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का मतलब है लाइट, जिसके अंदर जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो लाइट, रात को तो सन नहीं होता है, तो रात को जो है आपको पता है कि अब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो रात के अंदर
प्लांट का क्या होता है, जब गैसेस का एक्सचेंज होता है तो उनका जो उनका जो आप कह सकते हो कि उनका जो मेजर एक्सचेंज है, मेजर एक्सचेंज, अब उन्होंने रात को एक्सचेंज करना है तो किसका एक्सचेंज करेंगे वो, आपको CO2 का एक्सचेंज कर देंगे। वो CO2 को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, क्योंकि उसकी CO2 की ज़रूरत ही नहीं है रात को। तो उस समय जो है मेजर एक्सचेंज CO2 का होता है। अब अगर दिन की बात करें, इन डे या फिर ड्यूरिंग द डे, अब ड्यूरिंग द डे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का जो है फोटोसिंथेसिस होता है और उनको CO2 की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए CO2 क्या होती है, यूज़फुल होती है। CO2 तो उनके लिए यूज़फुल होती है ना दिन के टाइम, तो वो क्या कर देते हैं, वहाँ पर जो है उनका जो मेजर एक्सचेंज होगा गैसेस का, मेजर एक्सचेंज गैसेस का होगा, वो क्या कर देंगे, वो O2 को रिलीज करते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि आपको कहा जाता है कि रात को जो है ट्री के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम वो CO2 को रिलीज करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्लांट के अंदर कैसे जो है उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो गैसेस का डिफ्यूजन होता है, उनको जिस ज़रूरत होती है वो उस गैस को जो है एक्सचेंज करते हैं। हमारी तरह नहीं कि हमेशा हम ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, हमारा तो ऐसे होता है, चाहे डे हो चाहे नाइट हो, कोई फर्क नहीं। लेकिन प्लांट के अंदर जो है आपका ये प्रोसेस जो है आपका रिक्वायरमेंट करता है उनके एनवायरनमेंट के ऊपर और उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो होप कि आपको जो है ये चैप्टर समझ में आ रहा हो। आप कमेंट में जो है अपने जवाब हमें लिख सकते हैं। थैंक यू।